हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं पॉलीमर्स की। पॉलीमर हमारे क्या होते हैं? पॉलीमर हमारे होते हैं जिनका मास बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड। ठीक है, और ये क्या होते हैं? ये बनते हैं बहुत सारे मोनोमर को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पॉलीमर बनते हैं, यानी कम्बिनेशन ऑफ सेवरल मोनोमेरिक यूनिट। और इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है? बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे फॉर्मूले। अब देखते हैं हम एवरेज मोलर मास ऑफ पॉलीमर। अब हम एवरेज मोलर मास निकालते हैं पॉलीमर का, डायरेक्ट मोलिकुलर मास नहीं निकालते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पॉलीमर सॉल्यूशन में एडजस्ट करते हैं ना, वो लॉन्ग चेन में एडजस्ट नहीं करते, उनकी लॉन्ग चेन ब्रेक हो जाती है शॉर्ट चेन में। ठीक है, तो हम उनका एवरेज लेते हैं। फिर अब हम देखते हैं हमारा पहला मोलर मास जो है हमारा नंबर एवरेज मोलर मास। इसको किससे डिटरमाइन किया जाता है? इससे किससे निकाला जाता है? इसको निकाला जाता है हमारे ओस्मोमीटर से। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है हमारा MN से। इक्वल किसके होता है? इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ NI/MI अपॉन समेशन ऑफ NI। ये क्या होता है? ये होते हैं, ये सम को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे। अब ये क्या है? N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 प्लस सोन, यानी कि जितने भी हमें दिए हुए हैं, अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, यानी कि जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर हमारे N1 N2 N2 M1 M2 M3 क्या है? N1 हमारा होता है नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स ऑफ मोलर मास M1। N2 क्या होता है? नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल हैविंग मोलर मास M2। सेम ऐसे ही N3 क्या होता है? नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल हैविंग मास M3। ठीक है, N1 N2 हमारे क्या होते हैं? जितने भी उनके नंबर होते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू मोलर मास। अब हम हमारा देखते हैं रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं π/c से। ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है हमारा R/T अपॉन M प्लस BCRT अपॉन M²। M क्या था? हमारा मोलर मास, C हमारी कंसंट्रेशन होती है, R हमारा गैस कांस्टेंट, T हमारा टेम्परेचर होता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ पॉलीमर, ना कि उसके मास पर। ठीक है, ये मास पर डिपेंड नहीं करती, किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल के नंबर कितने हैं, ना कि उसके मास पर। तो या तो हमारा कोई हैवी मास का पॉलीमर हो या फिर कोई लाइट पॉलीमर हो। ठीक है, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इक्वली होता है, क्योंकि ये मासेस पर डिपेंड नहीं करते हैं। अब हम हमारा देखते हैं वेट एवरेज मोलर मास। इसको किससे डिटरमाइन किया जाता है, किससे निकाला जाता है? लाइट स्कैटरिंग मेथड से, MW से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ NI/MI² अपॉन समेशन ऑफ NI/MI। यहाँ पर MI का स्क्वायर है। ठीक है, अगर मान लो इसको हमें निकालना हो कंसंट्रेशन की टर्म में, तो हम कंसंट्रेशन को किस में लिखेंगे? समेशन ऑफ NI/MI। तो यहाँ पर हमारा MW क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ CI/MI अपॉन समेशन ऑफ CI। ये हमारा इसको निकालने का दूसरा फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं हमारा जेट एवरेज मोलर मास क्या है। इसको किससे डिटरमाइन किया जाता है? इसको डिटरमाइन किया जाता है सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रिया से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है? MZ इज टू समेशन ऑफ NI/MI³ अपॉन समेशन ऑफ NI/MI²। यहाँ पर NI/MI क्या होते हैं? जो हमने देखे थे नंबर एवरेज मोलर मास फॉर्मूला में, वही यहाँ पर होते हैं। अब हम देखते हैं हमारा विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर मास। इसको डिटरमाइन किया जाता है विस्कोमेट्री से। अब इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है MV इज इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? डिनोट किससे किया जाता है? MV से। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है हमारा समेशन ऑफ NI/MI रेज टू पावर 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अपॉन समेशन ऑफ NI/MI होल रेज टू पावर 1 अपॉन अल्फा। अब इसका एक दूसरा फॉर्मूला है जो है हमारा ईटा इज इक्वल टू ईटा नोट 1 प्लस ईटा C। ठीक है, अब यहाँ पर ये ईटा किसको रिप्रेजेंट करता है? ये करता है रिप्रेजेंट हमारी विस्कोसिटी को। ठीक है, अब यहाँ पर ईटा क्या है? ईटा है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ईटा नोट क्या है? ये होती है हमारी विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। और ये क्या है? ये है हमारी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी।
ठीक है। इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट होती है डेंसिटी में, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? डेसीमीटर क्यूब पर ग्राम। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है हमारी? ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अगर हम वॉल्यूम को डेसीमीटर में ले रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? डेसीमीटर क्यूब पर ग्राम हमारे इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की यूनिट हो जाएगी। इसको विस्कोसिटी नंबर भी बोलते हैं। अब इसका एक और फॉर्मूला क्या है? इसका एक और फॉर्मूला है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू ईटा अपॉन ईटा नॉट माइनस 1 अपॉन सी। लिमिट टेंस करती है सी अप्रोच करते हैं जीरो को, यानी कि जब हमारी कंसंट्रेशन अप्रोच करेगी जीरो को तो जो हमारे इंट्रिंसिक विस्कोसिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी ईटा अपॉन ईटा नॉट माइनस 1 को। अब हम हमारी अगली इक्वेशन देखते हैं जो है हमारी मार्कोन-होइंग-स्क्यूराडा इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम निकालते हैं हमारा विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू के एम वी रेज टू पावर अल्फा। इसको हम कहाँ से निकालते हैं? इसको हम इस इक्वेशन से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे हमारे विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास को। अल्फ़ा को हम ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, के एंड अल्फ़ा यहाँ पर क्या है? ये हमारे कांस्टेंट हैं जो डिपेंड करते हैं ऑन सॉल्वेंट पॉलीमर पेयर। अल्फ़ा किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आल्सो ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? वो लाई करती है 0.5 से लेकर 1 तक। फॉर पॉलीमर्स बिहेविंग एज रैंडम कोयल। ठीक है, जो पॉलीमर्स रैंडम कोयल के जैसे बिहेव करेंगे उनके लिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? 0.8। और जो हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन है उसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू हम क्या लेंगे? 0.5। हमारा पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स। पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स क्या होता है? ये होता है हमारा हेट्रोजेनिटी ऑफ अ पॉलीमर सैंपल की एक पॉलीमर सैंपल में कितनी हेट्रोजेनिटी है ये हमें बताता है कौन? पीडीआई, हमारा पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो पॉलीमर है उसमें जो लॉन्ग चेन होती है पॉलीमर की वो शॉर्ट चेन में ब्रेक हो जाते हैं। अब उनमें कितनी हेट्रोजेनिटी है, मतलब कितने टाइप की कितनी साइज की हमारी चेन है वो शो करता है हमारा हेट्रोजेनिटी ऑफ अ पॉलीमर। ठीक है, यहाँ पर यही हमें बताता है हमारा पीडीआई। अब पीडीआई का फॉर्मूला क्या है? पीडीआई का फॉर्मूला है MW/MN। ठीक है, अब हम MW को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम MW को इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा जो MW है इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी ये भी रिप्रेजेंटेशन है एक। ठीक है, तो इसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? m² का होल स्क्वायर। ये दूसरा m, यहाँ पर सिर्फ एक m था तो दूसरा m से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? mn को। तो यहाँ पर ये हमारी रिप्रेजेंटेशन किसकी होती है? mn की। ठीक है, अगर हम देखें मोनोडिस्पर्स सिस्टम के लिए तो पीडीआई हमारा क्या होता है? मोनो मतलब 1, तो MW किसके इक्वल हो गया? mn के लिए। और हम पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स को कैसे निकालते हैं? इसको हम निकालते हैं जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी से। अब हम देखते हैं हमारा ग्राफ। अब ये ग्राफ क्या बताता है? ये ग्राफ हमें बताता है जो हमारे ये एवरेज मोलर मास है ये इनके बारे में। जो mn है वो हमारा सबसे कम होता है, mv उससे बड़ा, mw उससे बड़ा और mz सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज़्यादा, बड़ा नहीं सबसे ज़्यादा। अब हम देखते हैं हमारे चेन डायमेंशन। चेन डायमेंशन मतलब जो हमारी पॉलीमर चेन है उसकी लेंथ के बारे में बताएंगे। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है कंटूर लेंथ RC का। ये हमारी मैक्सिमम लेंथ होती है एंड टू एंड डिस्टेंस की। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एल। n क्या है? हमारा नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट और l क्या है हमारी? l है हमारा लेंथ ऑफ 1 मोनोमेरिक यूनिट या फिर 1 मोनोमर। अब हम फॉर्मूला देखते हैं हमारा रूट मीन स्क्वायर का। रूट मीन स्क्वायर एंड टू एंड डिस्टेंस का वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है रूट n इंटू एल के। अब हम देखते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं RG से।
किसके लिए? फॉर अ लीनियर कोयल पॉलीमर चेन, यानी कि लीनियर कोयल होनी चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर एंड टू एंड डिस्टेंस अपॉन √6। ये हमारा फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ गायरेशन का। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारी जो कंट्रोल लेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम होती है हमारी RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर, और उससे कम होती है हमारी रेडियस ऑफ गायरेशन। अब हम हमारा अगला फॉर्मूला देखते हैं एवरेज रेडियस का, जिसको डिनोट करते हैं हम R से। ये किसके इक्वल होता है? √8/3π इंटू √n इंटू L। और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर एंड टू एंड डिस्टेंस। अब हम देखते हैं हमारी मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, जिसका फॉर्मूला होता है √2/3 इंटू √n इंटू L। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं n से। ठीक है, ये किसके इक्वल होती है? ये इक्वल होती है हमारी m/m से। अब हमारा m क्या है? m है हमारा मोलर मास ऑफ पॉलीमर, और स्मॉल m क्या है? ये है हमारा मोलर मास ऑफ मोनोमर। ठीक है, अब अगर मान लो हमें मोलिकुलर मास ना गिवन हो, तो हम हमारी कैसे निकालेंगे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन? तो उसका एक और फॉर्मूला है जो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है एक कंसंट्रेशन ऑफ A0/AT। अब ये किसकी कंसंट्रेशन है? ये कंसंट्रेशन है हमारे मोनोमर की, इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन एट टाइम t। तो अब हम अगर मान लो इसको निकालते हैं हम किसके लिए? सेकंड ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर मान लेते हैं हम हमारी एक रिएक्शन है, A+B, दो हमारे मोनोमर हैं जो एक पॉलीमर बना रहे हैं। अब हमारी जो कंसंट्रेशन टाइम 0 पर क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? A0, और कंसंट्रेशन एट टाइम t मान लेते हैं हम जो x है वो क्या है? वो हमारा डिकम्पोज्ड हो चुका है मोनोमर। ठीक है, वो पॉलीमर बन चुका है। तो A0-X सेम ही लिया हमने, इक्वल टू x। अब ये किसके इक्वल मान लिया? ये हमने मान लिया AT के इक्वल, यानी कंसंट्रेशन एट टाइम t। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया? A0-X। अब यहाँ पर x क्या आ गया हमारा? A0-AT, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम t। तो अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकाल रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर डीकम्पोज्ड, यानी कि जो मोनोमर हमारा डीकम्पोज्ड हुआ है उसकी फ्रैक्शन निकाल रहे हैं हम। उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P से। P किसके इक्वल है? X/इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, X क्या है? X हमारा वो मोनोमर, ये है हमारा फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर डीकम्पोज्ड। किसके इक्वल आएगा ये? X/A0, यानी कि मोनोमर डीकम्पोज्ड हुआ है अपॉन उसके पूरे की, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हमने लिया था। तो ये किसके इक्वल आ गया? X हमारा निकाला था हमने A0-AT के इक्वल अपॉन A0। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ A0। अब P इक्वल टू आ गया हमारे यहाँ से 1 - AT अपॉन A0, कंसंट्रेशन एट टाइम t अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम 0, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है वो क्या आ जाएगी? वो हमारी आ जाएगी 1/1 - P। P क्या? हमारी फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर डीकम्पोज्ड। और अब अगर मान लो कि हमें जो रेट कांस्टेंट है वो दिया गया हो, तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा? तो हमारा फॉर्मूला बनेगा जो हमारी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है वो किसके इक्वल होगी? 1 + A0 कंसंट्रेशन है इनिशियल कंसंट्रेशन के रेट कांस्टेंट t टाइम। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा फ्लोरेस्कल्स डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। ये किसके इक्वल होता है? ये हमारा होता है xn = 1 - p n⁻n-1। n हमारी क्या है? चेन लेंथ, यानी कि जो भी हमारा पॉलीमर है उसकी चेन लेंथ कितनी है? p है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज, और x क्या है? हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ पॉलीमर। यहाँ से एक फॉर्मूला और होगा हमारा लिंक एवरेज का, जिसको हम डिनोट करते हैं k से। ये किसके इक्वल होगा? 1/1 - p के। तो यहाँ पर हमारे ख़त्म होते हैं फॉर्मूले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।